पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास, या तो रोज 10-10 मिनट एक्स्ट्रा। 10 मिनट भी नहीं, 7 मिनट। आइए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में, वैसे मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, आइए लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, अब बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे और फटाफट सीखते हैं चीजों को, ठीक है? आपका ध्यान चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम सबके सामने रिजल्ट आया था, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबी है उस पर बात कर लें, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि वहां पे रिएक्टेंट घटता है लीनियरली और प्रोडक्ट बढ़ता है लीनियरली। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जहां चीजें घटती और बढ़ती हैं लीनियरली। अगर हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलें, ये सीक्वेंस आपको तब बहुत हेल्पफुल होगा जब ये सारा ऑर्डर खत्म हो जाता है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जब चीजों को रिवाइज करते हैं ना, तो वो सीक्वेंस से चीजें बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती हैं, फिर लगता नहीं छूटा क्या है, सब कुछ याद आ जाएगा। सुनिएगा, इंट्रोडक्शन हो गया, डीआरएल हो गया, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना ताकि फटाफट है ना अपन खींच ले। डीआरएल हो गया, आईआरएल हो गया, उसके बाद आया सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ग्राफ भी हो गया। यहाँ पर कुछ एक सवाल हमारा वेट कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो आइए कुछ एक सवाल करते जो हमें कर लेने थे, और फिर बाकी सवाल आपको बताऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर और कुछ सवाल वहां भी कराऊंगा। अभी क्या कराऊंगा, कुछ एक सवाल करा दूंगा जो आपको फॉर्मुलेज जो सिखाए उनको समझ पाए उसके लिए। और जब सारे फॉर्मुलेज का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, तो जब एक बार सारा ऑर्डर खत्म हो जाता है, तो कुछ और भी सवाल वहां भी करते हैं, चलेगा? एक सवाल आप सबका वेट कर रहा, लिखिएगा पहला सवाल, लिखिएगा पहला सवाल। पहला सवाल ही मैं थ्योरी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? और ये सवाल ऐसा है प्यारे बच्चों, जो बहुत सारे बच्चे पहली बार में गलत जवाब देते हैं। हालांकि इसे हम फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े तो और अच्छा लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक सवाल ऐसा जीरो ऑर्डर में और एक सवाल ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में, दोनों जगह कराऊंगा। सुनिएगा, लिखिएगा स्टेटमेंट नंबर 1, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे भी आप चाहो तो थ्योरी का हिस्सा मान लेना, पर सवाल के रूप में लिख लो। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life of a zero order reaction depends on depends on initial concentration of reactant, depends on initial concentration of reactant। एक होता है स्टेटमेंट पढ़ना और एक होता है उसे फील करना। आप इस स्टेटमेंट को फील करो, हाँ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बदलोगे तो उसका आधा खत्म होने का समय भी बदल। अगर कोई आपसे इसका रीजन पूछे तो सोचो आप रीजन क्या दोगे, सोचो आप रीजन क्या दोगे। कई सारे बच्चे रीजन देते हैं सर क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूले में नॉट आता है। फॉर्मूले में आना क्या कभी किसी चीज का रीजन होता है? अगर फॉर्मूले में आने से रीजन होता तो बहुत सारे कंसेप्ट यूं ही गलत हो जाते। खुश रहिए बच्चे। लेकिन लेकिन फॉर्मूले में आना कभी किसी का रीजन नहीं होता। अपने को समझना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों होता। जरा रीजन लिखिएगा और सोचना रीजन सही है कि गलत है, लिखना जरा। बिकॉज बिकॉज रेट ऑफ रेट ऑफ, ये बहुत हैवी फील होगा, आपका ध्यान चाहिए होगा प्लीज। और ये अभी नहीं आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर में फिर से ये सवाल आएगा, फिर वहां पूरा आता है। बिकॉज रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is independent of is independent of concentration of reactant. Rate of zero order reaction is independent of concentration of reactant. आपके सामने असर्शन है, आपके सामने रीजन है, आपको बताना है इनमें से ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में कौन सही होगा। 3 और 4 तो नहीं है, आप इतना तो समझ पाए। और मैं मान के चलता हूं आप सबको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 भी समझ में आता है। ऑप्शन नंबर 1, when assertion is correct and the reason is correct and reason is correct explanation of assertion. Option number 2, when assertion is correct, reason is, but reason is not the correct explanation of assertion. दोनों सही हो मगर सही कारण ना हो तो ऑप्शन नंबर 2, दोनों सही हो और कारण भी सही हो तो ऑप्शन नंबर 1। अपने आंसर सोच लीजिए, आंसर 2 जाएगा कि आंसर 1 जाएगा। जब भी ये सवाल मैं बच्चों से पूछता हूं तो 99.9% बच्चे आंसर 2 देते हैं, और आपको आंसर 2 देना ही चाहिए। लेकिन क्लास में सवाल पूछने के अंदाज पे बहुत सारे बच्चे अपने आंसर बदलने लगते हैं, उनके जो मन में आ रहा उसे भी झूठ कह के कुछ और बोलने लगते हैं।
बस इसलिए कि उनका आंसर सही हो जाए। जब तक अंदर से रीजन ना लगे तब तक जबरदस्ती रीजन नहीं मानना। एक बात। दूसरी बात, कभी भी एआर के सवाल करने का एक तरीका होता है कि आप कभी भी रीजन को पढ़ो नहीं। अगर आपने उस नीट एग्जाम में रीजन को पढ़ लिया तो यकीन मानो वहां एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि सही कारण आपके दिमाग में नहीं आने पाता। अक्सर 1-2 में कंफ्यूजन होता है, 3 और 4 में कंफ्यूजन नहीं होता। वहां गलत है तो गलत, सही है तो समझ में आता है। लेकिन 1 और 2 में कंफ्यूजन होता है। और इस सवाल में तो भले रीजन ढक लो, कुछ भी कर लो, ये रीजन कहीं से भी उसका रीजन लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि छोटे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, आओ मैं बिल्कुल आपको फील कराता हूं। जब अंदर से लगे तो ही आंसर कहना, नहीं तो मत कहना, लेकिन एक बार में समझने की कोशिश करना। इमेजिन करते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी है 100 किलोमीटर, मान लो। इमेजिन करते हैं हम सब के पास यहाँ पे गाड़ी है और वो जो गाड़ी है वो सरकारी है, मतलब उसकी रफ्तार दूरी के साथ बदलने वाली नहीं है। आज कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 50। बताओ प्यारे बच्चों, अगर इस गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, मैंने एक सिंपल नंबर लिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, बताओ 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 50 किलोमीटर जो कि इस पूरी डिस्टेंस का हाफ है, जिसे हम हाफ लाइफ भी कह सकते हैं, यानी इसको आधा दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा हाफ। आप बोलो हाँ या ना। इमेजिन करते हैं आज ये दूरी 100 किलोमीटर से बदल के हो गई 200 किलोमीटर। कितनी हो गई? दूरी बदली, लेकिन ये हमारी सरकारी गाड़ी है, इसकी रफ्तार बदलने वाली। पहले किस रफ्तार से चलती थी? 100। और आज भी किस रफ्तार से चलेगी? 100। लेकिन अब 200 का जो आधा होगा वो 100 होगा कि नहीं होगा? 200 का आधा। और 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस रफ्तार से गाड़ी को कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे आधा दूरी तय करने का समय बदला कि नहीं बदला? चलो ठीक है, मैं आपसे लगे हाथ फर्स्ट ऑर्डर का भी डिस्कशन कर ही लेता हूं। आपको इतना तो याद है ना, अगर ऑर्डर 1 है यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन 2 गुना तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन 3 गुना तो रफ्तार भी। ये फर्स्ट ऑर्डर की खासियत है, हाँ या ना। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, यही सवाल ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता। आज यहाँ पे दूरी 100 किलोमीटर होता और आज यहाँ पे गाड़ी हमारी सरकारी नहीं फरारी होती, मान लो। इसकी रफ्तार यहाँ पे है 100 किलोमीटर पर आवर, मानो ना यार। आधा दूरी तय करने का समय लगेगा हाफ आवर। क्या सही कह रहा हूं मैं? लेकिन अब दूरी 100 से हो गई 200, मान लो। अगर दूरी बदली है, ये हमारी जो फरारी गाड़ी है उसकी रफ्तार भी बदल जाएगी। दूरी दुगनी हुई है तो रफ्तार को भी दुगना होना। ऐसा सोचो जैसे कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदलती, फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल। क्या आज यहाँ पे दूरी बदली है? क्या इसकी रफ्तार बदलेगी? 100 का 2 गुना 200, तो 100 का 2 गुना 200। क्या इस गाड़ी की रफ्तार अब यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर होगी? इसकी रफ्तार क्यों बदली? क्योंकि गाड़ी ऐसी है। फर्स्ट ऑर्डर की रफ्तार क्यों बदली? क्योंकि उसका ऑर्डर 1 है। अरे यही तो ऑर्डर की खासियत है ना यार। ऑर्डर 1 का मतलब क्या? कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार भी। क्या आज इस फरारी गाड़ी की रफ्तार 100 से 200 हो गई? क्या आज इसका हाफ हाफ डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगा? तो बताओ 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे? क्या आज यहाँ पे हाफ आवर लगेगा? रुको रुको रुको, दूरी बदली, बोलेंगे दूरी, दूरी आधा डिस्टेंस तय करने का समय नहीं बदला। दूरी बदली, बोलो, लेकिन आधा डिस्टेंस तय करने का समय डन। अब आइए जरा जीरो ऑर्डर में, कंसंट्रेशन बदला, बोलो बच्चों, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो क्या हाफ कंसंट्रेशन बचने के लिए या हाफ खत्म होने के लिए जो समय है वो बदलेगा? या वही जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंजेस ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, ट्रू और फॉल्स? अब बताओ आज दूरी के बदलने से हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने का समय क्यों बदला? मुझे आंसर चाहिए। क्यों आज यहाँ पे समय बदला? क्यों आधे घंटे से 1 घंटे लगे? नहीं सुनाई दिया।
क्योंकि रफ्तार बदली। बोलो ना। किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा, इसका कारण कौन है? रफ्तार। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां ऐसा फील कराऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन डिपेंड करता। आज बताओ यहाँ पे हाफ लाइफ बदला कि नहीं बदला? कितना समय लगा था? आधे घंटे। कितना लगा है? तो मुझे बताओ, दूरी बदली? बदली। लेकिन हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने का समय बदला? तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने का समय क्यों नहीं बदला? कारण क्या दोगे? क्योंकि रफ्तार बदल गई। अगर रफ्तार ना बदलती तो समय बदल जाता। रफ्तार बदली है इसलिए समय बदला। जरा उस असर्शन रीजन को पढ़ना और अंदर से आंसर आए तो हाँ कहना। मुझे बताओ स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है? हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। रीजन पढ़िए। क्यों ऐसा होता है? क्यों आधा कंसंट्रेशन खत्म होने का समय बदल जाता है? क्योंकि रफ्तार बदलती। बोलो ना यार। अगर रफ्तार बदल जाती तो समय कुछ और होता। बोलो हाँ या ना। अब जरा उस एसेंशियल रीजन को पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। आंसर 1 होगा कि 2 होगा? 1। 99.9% बच्चे आंसर 2 देते हैं। क्यों सर? वहां तो हाफ लाइफ की कहानी है, या तो रफ्तार कहानी है। हाफ लाइफ और रफ्तार को रिलेट ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है वो एक अलग कहानी है, उन्हें लगता है वो एक अलग कहानी है। कहानी अलग नहीं, एक ही है। बोलो हाँ या ना। और इसीलिए मैं आपको ये गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं ताकि आप समझें। आधी दूरी तय करने का समय बदला क्योंकि रफ्तार नहीं बदला। सोचो ना, अगर रफ्तार बदला होता तो समय कुछ और हुआ होता। कितना समय लगेगा इसका निर्णय रफ्तार करता है। हाँ या ना? वेल द फाइनल आंसर इज 1 और 2। चलेगा। लिखिएगा अगला सवाल। ये सवाल मैं फर्स्ट ऑर्डर फिर दूंगा, फिर आपसे फिर पूछूंगा और इस कहानी को फिर एक बार रिमाइंड कराऊंगा। इज दिस क्लियर? लिख लेना आंसर फर्स्ट। चलेगा बच्चे? लिखना जरा अगला सवाल। ए रुको रुको रुको, कुछ को नहीं आया यार। एक बात बताओ, ये फरारी गाड़ी को हाफ लाइफ समझते हैं वो क्या? वो वाला समय जिसमें आधा खत्म हो जाए। दूरी है तो दूरी, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन। हाँ या ना? इसका हाफ लाइफ कितना है? आधे घंटे। इसका हाफ लाइफ कितना है? तो हाफ लाइफ बदला कि नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्योंकि दूरी के बदलने से रफ्तार। यहां बताओ हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ क्यों बदला? क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बदली। अब रिलेट करो ना यार, सरकारी गाड़ी मतलब जीरो ऑर्डर, रफ्तार मतलब रेट। हाँ या ना? रिलेट करिए, आपको वही रीजन नजर आएगा। यस और नो? नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर में एक बार फिर से वेट करेंगे। चलेगा? लिखिएगा अगला सवाल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखिएगा अगला है तो आंसर 2 की 1। शानदार। लिखो अगला सवाल। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in a zero order reaction, 10% of reactant, 10% of reactant completes in 15 minutes. 15 मिनट। 10% of reactant completes in 15। then time calculate time in which 50% of reactant, calculate time in which 50% of reactant reacts। आपसे वो समय पूछा है जब 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर लोगे बच्चों? मुझे बताओ क्या ये जीरो ऑर्डर है? नहीं लिखा तो लिख देना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी कहानी चल रही है। जब सारे ऑर्डर हो जाएंगे तो फिर सवाल में पहचानना पड़ेगा। अभी ऑर्डर नहीं हुए, एक ही ऑर्डर हुआ है जीरो, तो एक ही कहानी चल रही। मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिटरी मेथड चलता कि नहीं चलता? खत्म करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, जो मैं कर रहा हूं जरा देखना। मैं नहीं कह रहा हूं ये मात्र एक तरीका होगा। यहाँ कैलकुलेशन की एफिशिएंसी आप पे डिपेंड करती है। आइए प्यारे बच्चों, आप क्या कहोगे? 10% खत्म होने में कितना लगा? 15 मिनट। हमेशा 1% सोचो, यही तो सिखाया था। 10% में 15 मिनट, 1% में 1.5 मिनट। हाँ या ना? ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, क्या ये लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल हवा में होगा सवाल। हाँ या ना? हमसे 1% पूछा कि 50%? 50। एक पूछो, 50 पूछो, 75 पूछो, 80 पूछो, सब बता दोगे। यस और नो?
आ जाओ जरा, जो टी 50% है लाला, क्या वही टी हाफ है? टी हाफ कितना होगा? 50 इंटू 1.5। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 15 बचे 75, 75। क्या न्यूटन? ए, क्या ये टी हाफ आया? टी हाफ से कितने बच्चे टी 100% बता देंगे? टी 100% बता दोगे? जितनी देर में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आदि खत्म होती है, उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। बोलो हाँ या ना? जी हाँ साहब, वो खत्म हो जाती है। अरे हाँ या ना? टी 100% कितना आया? 150 मिनट। आसान है क्या? लिखो जरा अगला सवाल, रफ्तार बढ़ाइए बच्चों। बोलू, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बस चुपचाप बैठे रहिए। फिर T3/4 अपॉन T1/8 लिखो जरा। T3 सब जीरो ऑर्डर चल रहा भी है ना, फॉर जीरो ऑर्डर लिख देना, फॉर जीरो ऑर्डर T3/4 अपॉन T1/8, T7/8 अपॉन T15/16। ऐसा कुछ भी पूछ लो। T3/4 कर लोगे क्या? शुरू हो जाइए। अगला और लिखा आपके सामने यहाँ पे, T 12.5% अपॉन T 6.25%। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो पहला वाला बन गया होगा। आओ देखते हैं, देखो कितना आसान है। देखो देखो देखो, एक बार देखो सही। टी से टी कैंसिल, 3/4 इंटू 1/8। अरे हाँ, पूरा फॉर्मूला क्यों लिख रहे थे? नहीं समझे? अरे अल्टीमेटली ए नॉट बाई के तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? जो हमें पता है कैंसिल हो ही जाएगा भाई। आप इसे कैसे लिखोगे? T3/4 यानी 3/4 इंटू ए नॉट बाई के। ए टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, याद आया? तो T3/4, 3/4 इंटू ए नॉट बाई के, 1/8, 1/8 इंटू ए नॉट बाई, वो तो कैंसिल होगा ना। इतनी क्या मेहनत करना, टी ही उड़ा दो। नहीं समझे? बताओ जरा जल्दी से आंसर। बन गया क्या? 24/4, 6/1, डन। अगला बोलेंगे, टी से टू उड़ा दिया क्या? 14/, डन। अब अगले में परसेंट आ गया, आप क्या करोगे? पहली बात, अगर वो परसेंट आया जो आपको याद है, दो सिचुएशन, वो परसेंट आया जो आपको ये याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? और मान लो न याद होता तो क्या करते? न याद, मान लो आ गया यहाँ पे 33.2%। अब सर टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। नहीं समझे? कुछ और आएगा तो वो नंबर लिख देंगे, जाना पहचाना है तो वो नंबर लिख देंगे। 12.5 1/8, 6.25 1/16। लाला आधे करे सर, हमें तो ये भी जाना पहचाना नहीं था। जिनको जाना पहचाना नहीं वो मेहनत करेंगे, चलेगा? कर लोगे क्या? ऐसे सवाल आपको अभी रिसेंट ईयर में भी आए हैं, 2017, 2018, 2019 में आए हैं, जहां आप सिंपली सवाल ऐसे कर सकते थे। इसलिए हमें ये नंबर दिमाग में होने चाहिए। फिलहाल व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2:1, डन। लिखिए अगला सवाल, लेकिन सवाल हमेशा आसान हो कोई जरूरी नहीं है। लिखिए अगला सवाल, बोलू? आगे करे, जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है? इसमें समय लगाऊं क्या? लिखो अगला सवाल, बोलू? इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन a zero order reaction starts with reaction starts with 0.01 molar. Reaction starts with 0.01 molar, and after 10 seconds and after 10 seconds remaining concentration of reactant was 0.008 molar. बोर्ड पे लिखा है, remaining concentration of reactant was 0.008, मतलब A नॉट दे रखा है और AT दे रखा है। Then calculate T 50% and T 100%। तो आपको T 50% और T 100% निकालना है।
सारी कहानी जीरो ऑर्डर की चल रही है, अगर मैं ना लिखूं तो मान लेना अभी वही चल रहा है। हाँ, अभी आपको क्योंकि मैंने ऑर्डर पहचानना नहीं सिखाया, तो वो सवाल देने का लॉजिक नहीं। अभी जब सारे ऑर्डर पढ़ लोगे तो फिर ऑर्डर पहचानते कैसे वो भी बताऊंगा। बढ़िया, रफ्तार बढ़ाइए बच्चों। कर लिया होगा क्या? आज मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में हमें IRL लगाना पड़ेगा। सर क्यों लगाना पड़ेगा? वैसे तरीके तो और भी हैं, पर मैं अब और ट्रिक बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना बताया बस उतना याद रखना है। हमें नीट के लेवल क्रॉस करना है, इससे भी हम हवा में कर सकते हैं, पर मत जाओ, फिर वो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। अभी मैंने आपके जहन में बस एक तरीका बैठाया, लीनियर, हाँ या ना? अरे वो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बस जीरो ऑर्डर में इतना याद करो, और एक नंबर टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू नॉट बाई के। अब इसको कैसे करोगे सुनिएगा। आप सब जानते हो हमें टी हाफ निकालना है, और टी हाफ का मात्र एक ही फॉर्मूला आपको बताया, ए नॉट बाई, प्रश्न में ए नॉट गिवन है, लेकिन हमें क्या पता। अब के निकाले तो निकाले कैसे? तो आप सबको याद आएगा IRL, दैट इज ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। बोलो हाँ या ना? क्या यहां से के निकल जाएगा? शानदार। कितने बच्चों ने के निकाल लिया जल्दी से? बेटा सवाल जैसा कैलकुलेशन आप क्लास में करेंगे, याद रखना, वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है, ये मेरी बात याद रखना। क्लास में कैलकुलेशन जरूर करिए, जल्दी जल्दी डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। आज यहां से के कितना आएगा? के कोई बता पाएगा? 2 × 10⁻⁻⁴। मैंने सीधे लिख दिया, कोई आपत्ति तो नहीं? बोलो तो सॉल्व करके बताऊं। पर कुछ नहीं, केवल माइनस करके डिवाइड है बेटा। हेलो, अब बताओ ये जो के की वैल्यू आई, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आई कि नहीं आई? कुछ मिसिंग है, कौन बता सकता है? सर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट भी समझ में आनी। मुझे पता है आज यहाँ पे आवश्यकता नहीं, पर अपन रिवीजन कर रहे हैं। क्या सबको याद है? मोल पर लीटर पर सेकंड, हाँ या ना? शानदार प्यारे बच्चों, अब लगता है सवाल खत्म है। खत्म है? आओ सारी वैल्यू को रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बताओ टी हाफ कितना आएगा बच्चों? 2 × 10⁻⁴, इट इज हाउ मच? 25%। चलेगा। अब बताओ ये टी हाफ आया तो क्या आप मुझे टी 100% बता दोगे? बन गया क्या? कितना होगा? फिर से फॉर्मूला लगाऊं क्या? अरे नहीं सर, जितनी देर में आधा खत्म होता है उसके देर उतने दुगने समय में खत्म हो जाता है। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ 10%? 50 सेकेंड, हाँ या ना? 1 मिनट। अब यहाँ पे मैं कितने सवाल बना सकता हूँ? थोड़ा वेराइटी सोचो, कराऊंगा नहीं, आ जाओ ना। आज क्या दिया? ए नॉट। और क्या दिया? जल्दी आओ बच्चों। क्या ए नॉट और एटी दे के आपसे टी 50% टी 100 पूछा? बेसिकली आपने क्या निकाला? के, हाँ या ना? एक और सवाल सोचो, आपको दे दे, हाँ सिंपल, ए नॉट दे दे, के दे दे, एटी पूछे। अरे 1 मिनट, एटी बचा हुआ कि लिया हुआ? और ये एक और सवाल सोचो, सवाल में आपको एक्स दे दे। एक्स मतलब क्या ए नॉट माइनस एटी बराबर एक्स होता है? और एक्स बराबर के टी सबको याद है? एक्स रिएक्टेंट का खत्म हुआ कि प्रोडक्ट का बना हुआ? रिएक्टेंट का खत्म हुआ, और अगर स्टोइकियोमेट्री 1 है तो वही प्रोडक्ट का बना हुआ। AIPMT 2015 में एक सवाल आया, लिखो जरा। सवाल क्या था बोल दो? एक रिएक्शन है ए से बना बी, थोड़ा जल्दी लिखिए। एक रिएक्शन है ए से बना बी, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट? 1, रिएक्टेंट 1। हमारा सिलेबस क्या है याद है ना? बोले तो नहीं? लिख लिख के फॉर्मूले याद करते हो ना? जिनको नहीं याद है उनसे कराओ, लिख लिख के याद करिए बच्चों, जिनको याद है कोई दिक्कत नहीं। ए से बना बी, इफ A naught is equal to 5 molar, if A naught is equal to 5 molar, then calculate concentration of product, then calculate concentration of product after 10 minutes, then calculate concentration of product after 10 minutes if K is equal to 0.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हालांकि आज बच्चे बच्चे को याद है सवाल जीरो ऑर्डर का चल रहा, दिमाग ही नहीं लगाता, लेकिन ये सवाल करने में मजा तब आता जब आप जीरो ऑर्डर भी पढ़ लें।
सेकेंड ऑर्डर nth ऑर्डर पढ़ ले, फिर लॉजिक सोचे कि कौन सा ऑर्डर है, पहले ये तो पहचाने। अभी तो बच्चा दिमाग ही नहीं लगाता, इसलिए ये सवाल अक्सर बच्चों से बन जाता है। लेकिन सही बताऊं, ये सवाल उस साल भी और आज भी जब भी मैं मेजर में देता हूं तो बच्चे निगेटिव करते हैं। बिलीव मी, क्यों? क्योंकि आप वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। सीखने का मात्र एक तरीका है, अपनी गलतियों को ताकत बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जो आता था वही आता रहेगा, तो वही होता आएगा जो होता था। समझ पा रहे? कुछ नया चाहते हैं तो अपनी कमियों पे काम करिए, और जो सवाल गलत होते हैं मैं बोल के बताता हूँ ये गलत होने वाला है, और फिर भी वो निगेटिव होता है। द रीजन भी एक सेम पैटर्न की निगेटिव मार्किंग आप कराते हैं, उस पैटर्न को पहचानिए। फिलहाल सबसे बन गया होगा, बन जाएगा। आज बन जाता है, द रीजन भी मैं कई बार उसमें एक्सरसाइज कर देता हूँ, है ना, इसलिए वो बन जाता है। लेकिन सवाल ये बीच में कहीं आता है, कई सवालों के बीच में, फिर निगेटिव होता है। एक मिनट रुको जरा। आज सवाल में क्या हमसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है? सबसे पहली गलती, बच्चा ऑर्डर पहचानता है, ऑर्डर जीरो है कि फर्स्ट, जीरो। सबसे पहली गलती, बच्चा फॉर्मूला लगाता है ए नॉट माइनस ए टी बराबर। सर ये फॉर्मूला उसके मन में क्यों आता है? क्योंकि सवाल में जानबूझ के ए नॉट दे रखा होता है। ए नॉट दिया होता है तो मन में सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है ए नॉट माइनस ए टी ही आता है, और वो क्या करता है, ए टी सॉल्व करता है और पहला ऑप्शन वही होता है। वो सवाल ढंग से पढ़ ही नहीं पाता, उससे पूछा क्या था वो 80 करके चला आता है। लेकिन सवाल में आपसे 80 नहीं पूछा है। अच्छा, कुछ बच्चों ने आज भी वही गलती करी है, अभी भी, फिर तो आगे आप गलती करेंगे। अभी फिलहाल उसने हमसे 80 नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मुझे लगा आपके पूरे बैच से बनेगा यार। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना? और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी एक्स, और एक्स बराबर के टी। नहीं समझे? तो आज इस सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए थी, मगर अगर हुई है तो मतलब आप अभी से वो गलती कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं भैया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, एक्स बराबर के टी, मतलब ए नॉट तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हेलो, क्या सबको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने फॉर्मूला ही नहीं याद किया यार। पक्का ना? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं, लेकिन वो भी नहीं करते तो मजा नहीं आएगा। बच्चा घर जाके नोट्स रिवाइज करे, उतना तो रिक्वायरमेंट आपसे मिनिमम है। इसको सॉल्व किया तो 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डन। अभी उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, हाँ या ना? सॉल्व करोगे 6×36 कितना आएगा? 0.36 मोलर। सवाल में कुछ नहीं था, बस दिक्कत यही थी कि वहां पहले ऑर्डर पहचानने में दिक्कत। वो कर भी लिया तो जल्दबाजी में आप 80 निकालते हैं, और वही पहला ऑप्शन होता है। बस उसके बाद क्या चीज जीवन में मैच कर गया ऑप्शन, तो नहीं समझ पाए। हम तो आगे रुकते ही नहीं ना, फिर तो ऑप्शन मैच करे कि बस आगे बढ़िए। फिलहाल सवाल संभल के पढ़िए। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, क्या आप सबको ग्राफ याद है? पूछ लेता हूं मैं, एक सवाल कराऊंगा नहीं, पूछ लेता हूं, वो आगे फिर जब मिक्स सवाल कराऊंगा वहां कराऊंगा। आओ जरा, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था अपन ने? ये 80 वर्सेस टी था क्या? कोई मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएगा? क्या था ये? टी 100% बराबर ए नॉट बाई के बराबर 2 टी हाफ। बोलो हाँ या ना? सवाल सोचो, पहला सवाल मैं आपको ग्राफ दे दूं, यहां पे लिख दो 100 सेकंड, मान लो। क्या लिख दूं? और आपसे पूछूं व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, बता दोगे? कैसे बताओगे? सर टी 100%, 100 सेकंड आ गया। सवाल में ए नॉट दिया होगा, क्या बता दोगे? अगला सवाल, यहां लिख दो मैं टी 100%, बोलो ना। आपसे टी हाफ पूछू, बता दोगे? अगला बेहतरीन सवाल, उन्होंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का पूरा वैल्यू लिखा था, और मिड पॉइंट पे लिखा था 50, मान लो। अब बच्चा पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया? अगर उन्होंने मिड पॉइंट लिखा तो बताओ ये टी 100% हुआ टी 50? और अगर टी 50 पता तो क्या टी 100 निकाल लोगे? टी 100 से के एंड सो ऑन। मतलब ग्राफ पे भी अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, बस दिमाग में कंसेप्ट रखो, चलेगा? अरे सवाल दूं क्या इस पे? लिखो, लिखे रहो अभी, आधे कहेंगे सर लिखवा ही दो आप। लिखो जल्दी से, फिर एक बढ़िया सवाल आपके सामने। यहां पे लिखा है 80, यहां लिखा है टी। बोलो सवाल। सवाल में स्लोप दे रखा था, स्लोप दिया था, जितना रिवीजन करा है उससे नहीं पूछा सवाल, ठीक? अरे स्लोप दे रखा था -10, स्लोप दे रखा था माइनस। इफ ए नॉट इज इक्वल टू, if A naught is equal to 5 molar, then calculate T 100%.
देन कैलकुलेट टी 100%। कितने बच्चे कर लेंगे, रेज योर हैंड। अरे इतना समय यार, वो जो मैंने आपको रिवीजन कराया वो तो पूछा ही नहीं, वो तो भी याद है ना आपको, जब भूल जाओगे तब पूछूंगा मिक्स सवाल में, वो तो देता तो आपसे बन जाते हैं। चलिए टाइम सब, कितने बच्चों ने कर लिया? कौन समझ पाया स्लोप का खेल क्या है? समझ पाए क्या? रुको रुको, जो नहीं समझ पाए उनके लिए सुनो प्यारे बच्चों, सुनो सुनो, सुनना जरूरी है क्लास में। सुनो सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, अरे सब लोग सुनो, आओ। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, हाँ या ना? क्या ये एक्स एक्सिस है? क्या ये स्लोप है? पूरा रीअरेंज करूं क्या? बोलो तो करूं पूरा? ऑलरेडी कर रखा है एक बार। मुझे बताओ क्या यही स्लोप है? यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं स्लोप बराबर माइनस के बराबर -10। हेलो, यानी के बराबर कितना? खत्म। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सर अभी कहा हुआ, सभी तो क्या आया। तो टी हाफ का फॉर्मूला लगाइए ना, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के, हाँ या ना? ए नॉट कितना है? 5, 10 दूना, अरे नहीं समझे, हाँ या ना? आपसे क्या पूछा है? तो इतनी मेहनत करे कि ना करे? टी हाफ निकाल के 2 टी हाफ करे कि सीधे 100% निकाले? सिखाना क्या चाहता था, कभी कभी रिलेशन याद होना भी फायदा है, और कभी कभी आपको यह भी समझ में आना चाहिए कितने गुना है। हर चीज दिमाग में होगी तब स्पीड आएगी। एक ही पैटर्न से करेंगे तो सवाल वैसा हमेशा मिले कोई जरूरी। चलो फिलहाल हर बच्चे को टी 100% याद है, हाँ या ना? तो टी हाफ निकालने की आवश्यकता, सीधे टी 100% का फॉर्मूला लगाइए बच्चों। यार आप थके थके पढ़ रहे हैं यार। ए नॉट बाई के, बोलो कितना आंसर आया? आ गया क्या? 0 पॉइंट, क्या न्यूटन? चलो सेकंड लिख लो आप भी, चलेगा, कोई दिक्कत? ए जीरो ऑर्डर इंट्रोडक्शन, जीरो ऑर्डर इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला बी, सब लोग फॉर्मूला बी, ग्राफ भी, छोटे छोटे सवाल भी, कॉपी में डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल, सारे एक साथ एक पन्ने में होंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन, चलेगा। अभी हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सीक्वेंस वही है, लेकिन एग्जाम्पल जो कि थ्योरी का हिस्सा है वो सबको लास्ट में करेंगे, चलेगा। लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले क्या बताऊंगा? इंट्रो। आइए जरा आपको थोड़ा सा पहचान करा देता हूं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, कह दूं दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं, सुनो ना, दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी भी जिनका रेट लॉ कुछ ऐसा होता है, और ऐसा रेट लॉ होने का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार भी, थोड़ा समझिएगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बहुत लंबा टॉपिक है, और ये बता दूं इतना आप जानते हैं, यही हमारे काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब अगर मैं परसेंटेज में आंकूं पूरे काइनेटिक्स को, तो फर्स्ट ऑर्डर अकेला 90 या 90 से ज्यादा परसेंट है, कॉलिजन थ्योरी 7 से 8% है, और बाकी बचा 1-2%, बाकी पूरी कहानी है। तो आप जो पढ़ने वाले हैं, ये काइनेटिक्स का 90% पढ़ने वाले हैं आज, और कल का लेक्चर ध्यान सुनते चलिएगा, सुन रहे हो क्या? आइए तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मान लो कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कैसी है? अच्छा बताओ इसका ऑर्डर क्या है? क्यों ऑर्डर 1 क्यों है? हमारा सिलेबस हमें ये नहीं पढ़ाता ऑर्डर 1 क्यों है, वो ये पढ़ाता है ऑर्डर 1 है तो क्या क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा ऑर्डर 1 क्यों है, मैं ये बताऊंगा ऑर्डर 1 है तो क्या क्या है। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर, ये कहने का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रफ्तार भी बढ़े। इसे थोड़ा फील करिएगा प्यारे बच्चों, जब रिएक्शन शुरू हुई थी, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट था, यानी उसमें रफ्तार भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रफ्तार बढ़ता जाएगा, यानी जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इसकी रफ्तार भी, किसकी रफ्तार? रिएक्शन की। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के बदलने से रफ्तार बदल लेता है। मन में एक सवाल आता है, सर हमारे आसपास ऐसी कौन सी रिएक्शन है? यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, याद है? वो जितनी अनकॉमन हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, ये उतनी ही ये कॉमन है। यूं तो कोई रिएक्शन हमारे आसपास जो हो रही वो जीरो ऑर्डर नहीं होती, हमारे आसपास हो रही हर रिएक्शन का ऑर्डर अक्सर वन ही होता है। अक्सर मतलब वो जितना अनकॉमन है उतना ही। हेलो, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्पेशल कंडीशन पे होती थी? मैंने कुछ ऐसे पढ़ाया था, यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर,
वो जब भी होती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में होती है, याद है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो जितना अनकॉमन था ये उतना ही कॉमन है, और इससे किसी भी स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate is directly proportional to concentration of reactant. Rate is directly proportional to concentration of reactant. Second point, very common reaction. फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा ऑर्डरों में से कोई एक ऑर्डर है वो तो फर्स्ट ऑर्डर है। मोस्ट प्रिवलेंट, सबसे ज्यादा ऑर्डर फर्स्ट होता है रिएक्शंस का। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन, इन्हें किसी भी स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। आपने कुछ ऐसे सुना था, पढ़ा था, यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, जब भी होती है कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़े इंतजाम से होती है, हाँ या ना? लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूं ही कोई रिएक्शन आपके पास हो रही हो, आपको तुक्का मारना हो, सबसे पहले क्या तुक्का मारना फर्स्ट, और हमारे नीट के सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले अगर कभी गेस करना हो तो क्या गेस करना फर्स्ट, चलेगा? फिर भी एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? चलो मान लिया कि ये बहुत कॉमन रिएक्शन में से एक रिएक्शन, लेकिन अगर उदाहरण हमें याद करने हो तो क्या याद करें? जैसा मैंने कहा, हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन हो रही है उन सब का ऑर्डर क्या होगा? एक बड़ा फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। क्या कहता है? सब लोग बोर्ड पे आओ जरा। आगे क्या? मैंने आपके सामने H2O2 का डिकम्पोजिशन लिखा और उससे बनाया H2O + O2, रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं, लो बैलेंस हो गई, हाँ या ना? मैंने कहा इसका ऑर्डर गेस करो, क्या बोलोगे? ऑर्डर गेस करो, क्या बोलोगे? ऑर्डर 1 ही बोलोगे, हाँ या ना? लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे नहीं कुछ ऐसे कराया होता, यहाँ पे फोटोन लगाया होता, तो लगता है रिएक्शन स्पेशल इंतजाम किया गया, अब ऑर्डर होगा 0। नहीं समझे? जब रिएक्शन में कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है, और आपको गेस करना हो तो आप ऑर्डर क्या गेस करोगे? फर्स्ट। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5, N2O ETC। मैं केवल उतना लिखवा रहा हूं यहां पे जो आपके एनसीईआरटी में है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5, N2O ETC। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसे लिखना, ये रिएक्शन लिखिएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को बड़े इंतजाम से कराया होता, साथ में हमने थोड़ा धूप दिखाया होता, अरे H न्यू, तो अब इसी का ऑर्डर 0 कहलाया होता। वो जितनी अनकॉमन है उतनी ही कॉमन है, अरे हाँ या ना? इन द सेम वे प्यारे बच्चों, आपके एनसीईआरटी लिखता है हाइड्रोजिनेशन, क्या आप लोगों ने सुना है? उसने लिखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। मैं फिर कह दूं, दुनिया में इतनी फर्स्ट ऑर्डर है कि शायद हम ना रट पाए ना याद कर पाए, लेकिन मैं केवल उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में है। जब इथीन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, बच्चा इतना तो जानता है, हाइड्रोजिनेशन जब करते हैं तो रिएक्शन किसी अल्कीन या अल्काइन का हाइड्रोजन साथ करा रहे, बोलो हाँ या ना? एक मिनट, अब यहाँ पे अक्सर जब बच्चों को गेस करना होता है तो वो क्या गेस करते हैं? 0 ऑर्डर। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको याद हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम के सरफेस पे होता है, तो उन्हें सवाल कंफ्यूज करता है, उन्हें कहता है रिएक्शंस अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, व्हाटएवर। तो बच्चा क्या रिलेट करता है? बड़े इंतजाम से हो रहा है, 0 ऑर्डर होगा। एनसीईआरटी साफ साफ शब्दों में लिखता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलेगा बच्चे? लिखिएगा जरा, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन द सेम वे हमारे पूरे सिलेबस में जब भी कभी बोला जाए रेडियो एक्टिव, क्या बोला जाए? एनसीईआरटी कहता है रेडियो एक्टिव डिके। अब सवाल आपको कैसे कंफ्यूज करता है, कई बार बोलेगा नेचुरल तो कई बार बोलेगा आर्टिफिशियल। एनसीईआरटी साफ साफ शब्दों में लिखा है ऑल रेडियो एक्टिव डिके। क्या लिखा है? मतलब हर तरह का रेडियो एक्टिव डिके, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल। कंफ्यूज मत होना, यहां पे सवाल फ्रेम करके कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा। ऑल रेडियो एक्टिव डिके, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, सब किसके एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट ऑर्डर के। आओ सम अप करते हैं।
यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, बड़ी मुश्किलों से बड़े इंतजाम से होती है, फिर भी कोई मुझसे पूछे वो क्या होती है, तो मैंने कहा मेटल के सरफेस पे और कुछ एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर होती है। बोलो हाँ या ना। इन द सेम वे कोई मुझसे कहे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो मैं कहूंगा यूं ही हमारे आसपास हो रही हर रिएक्शन का ऑर्डर अक्सर। लेकिन फिर भी कोई मुझसे एनसीईआरटी के उदाहरण पूछे तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 N2O5 एंड N2, हाँ या ना। सबसे मेन एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने कहा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन, याद रहेगा। आज से कई साल पहले जेई का एक सवाल था मेंस का, उसमें ऐसा सवाल था कि एक बंदे ने पॉइजन इंटेक किया, पॉइजन ले लिया, तो सवाल पूछा था कितनी देर में उसके शरीर में पॉइजन 80% फैल जाएगा, पॉइजन 80%। अब ये सवाल आप तब कर पाओगे जब आप ऑर्डर जानो। क्या जानो? बच्चा यही नहीं समझ पाया ऑर्डर माने तो क्या माने, ऑर्डर माने तो। प्यारे बच्चों, एज पर नीट सिलेबस, क्या बोला मैंने? मैंने एक रूल बनाया, हमारे एग्जाम में कुछ भी ऊल जलूल आएगा, कुछ भी ऊल जलूल जो आपने कभी सुना नहीं, कुछ नया सा आ गया, समझ पा रहे क्या? तो क्या ऑर्डर मान के चलेंगे? बशर्ते ऑर्डर पहचानने की सारी की तरकीब जो मैं आगे सिखाऊंगा वो काम ना करे। अगर ऑर्डर नहीं पहचान पाए, रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं है, कुछ भी और नहीं जो मैं आगे बताऊंगा, फिर आप करोगे तो क्या करोगे? तो क्या मान लेना? फर्स्ट ऑर्डर। क्या मान लेना? क्योंकि वही हमारा सिलेबस है। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, उल जलूल कुछ भी आएगा। अरे लिखो ना यार, लो लिख दिया मैंने, उल जलूल खुद से लिखो, उल जलूल कुछ भी उल जलूल कुछ भी आएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही माना जाएगा। मैंने ऐसा जीरो में नहीं बोला, यहां पे बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे अक्सर कॉमन ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर। उल जलूल कुछ भी आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर ही माना, रेडियो एक्टिव आ गया। अच्छा, आज से कुछ समय पहले वो कोरोना स्टार्ट हुआ था, याद हुआ कि भूल गए क्या? जब आप 12वीं पास हो गए थे तो कोरोना में क्या हुआ था कि लोग बताते थे, जब स्टार्टिंग में आया कोरोना तो बताए थे कितने समय में कोरोना फैलेगा, क्या होगा, तो उसका जो ग्रोथ बताई जाती थी वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती थी। तो अपना वही रूल है, उल जलूल कुछ भी आएगा फर्स्ट ऑर्डर ही माना, अनटिल एंड अनलेस सवाल में कुछ स्पेसिफाइड ना हो, रेट कॉस्ट यूनिट एंड सो ऑन, राइट। हेलो, आइए जरा सबसे पहले क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सुन के क्या लगा, ये कॉमन है क्या अनकॉमन? कोई भी सवाल अक्सर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा आसपास कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। तो इसकी मतलब यहाँ पे अमाउंट बहुत ज्यादा है, मतलब इसका जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा है। कैसे पढ़ते हैं आइए जरा देखते हैं। इंट्रोडक्शन, अगला नंबर बच्चों कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डीआरएल, डिफरेंशियल रेट लॉ। चलो, ये तो आपको पहले से ही आता है यार, ये तो बस मैं सीक्वेंस फुलफिल कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो मैंने लिखा इसका रेट लॉ, क्या लिखा? कैसे लिखूंगा बोलो? आर बराबर के इंटू ए की पावर वन। ये आर ओ डी है कि आर ओ ए है कि आर ओ आर है? ये आर ओ, मगर आज किस्मत से यही आर ओ डी है, यही आर ओ ए है, यही आर ओ आर है। बोलो हाँ या ना। जब रेट लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, जब रेट लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, वही डिफरेंशियल रेट लॉ कहलाता है। बाकी आप सबको पता है, अगर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री होगा टू तो नीचे आएगा, पता है ना। वो सारी बातें हम सीखते हुए यहाँ पहुंचे, लिख लीजिएगा डिफरेंशियल रेट लॉ। अरे इसमें ऐसा तो कुछ सीखने का था ही नहीं, बस डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो, यही क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। याद रहेगा, याद रहेगा। एक मिनट, इंट्रोडक्शन, डीआरएलबी, अगला नंबर कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रल रेट लॉ, आईआरएल। एक बात बताओ, ये जीरो ऑर्डर चल रहा कि फर्स्ट ऑर्डर? क्या हम सबने अभी डीआरएल लिखा था? अब बताओ डीआरएल में मैं रिएक्टेंट के फॉर्म में सॉल्व करूं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में? बस याद रखना, आज से ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, मैं आपको जितने फॉर्मूले, जितने कंसेप्ट, जितनी बातें बता रहा हूं वो सब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं। समझे? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुरानी किताब सॉल्व करते हैं, उनमें वो कुछ सवाल उनको मिल सकते हैं, वायरस ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें फॉर्मूला पूरा बदल जाएगा। बच्चों में कुछ कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? जो नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिखाऊंगा नहीं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो कुछ पुरानी किताबें सॉल्व करते हैं। पहले
बैक्टीरियल ग्रोथ के भी सवाल बच्चों कराते थे, अब नहीं कराते हैं। मात्र सारा का सारा रिलेशन केवल किसके रिस्पेक्ट में है? रिएक्टेंट। अब हमारा फोकस प्रोडक्ट, मैं जो इंटीग्रल रेट लॉ निकालने वाला हूं वो रिएक्टेंट से निकालूं कि प्रोडक्ट से? रिएक्टेंट से। मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे कहना चाहता हूं, सुनो, मुझे इंटीग्रेट करना है तो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए, ये भी तो इंटीग्रेट करने के लिए है, और मैं इसे भी तो इंटीग्रेट कर सकता हूं ना बच्चों। बोलो बच्चों, लेकिन हम इसे करने वाले, हम केवल इसे करने वाले हमारा सिलेबस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, याद रखना। डन। सर फर्क पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ता है। कभी हुआ तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा अभी बस याद रखना, हमारा सिलेबस किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट। आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे, आ गए क्या? क्या आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे? लेट्स इमेजिन आप कर लोगे, मान लो, अरे मान लो, कुछ करे नहीं कर पाएंगे सर। आइए जरा बेटा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन साथ में लाओ, ले आए क्या? यहां लिख दो के डी टी, बोलो चलेगा? इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो, चलेगा? यहां लिख दो ए नॉट ए टी, यहां लिख दो जीरो टी, चलेगा? इंटीग्रेट कर लोगे? कॉपी में नहीं लिखना, एक बार सुन लीजिए जिनको समझना हो। ये है 1/x इंटीग्रेशन, लॉग नहीं बेटा, ln, हाँ या ना? एक मिनट, मैं पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, एक एक स्टेप लिखूं? सर हम सब इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं सर, हाँ या ना? सीधे लिख दूं क्या, ताकि मेन मुद्दे पे आ पाऊं? मैंने आपके सामने लिखा के टी बराबर एल ए नॉट बाई ए टी, चलेगा? लेकिन आप सब जानते हैं एल अपने को पसंद नहीं। अरे उसको भी, यानी मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा लॉग में, हाँ या ना? और जब आप इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। जल्दी से लिखो बच्चों, जल्दी से। आप तो केवल डब्बा बनाओ, आई आर एल पहला डब्बा, आई आर एल दूसरा डब्बा, अभी सारे डब्बे याद करेंगे बच्चों। लिख लिया होगा सबने? बेटा अभी तीसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हमारा जवाब ढूंढने का मन बंद कर जाएगा। जब दोबारा जवाब ढूंढने आएंगे तो पहले दूसरा सवाल जवाब ढूंढेंगे, फिर पहले सवाल जवाब ढूंढेंगे। एक बच्चा मुझसे कहा सर थर्मो कब स्टार्ट होगा, तो मैं इसको बता रहा हूं अभी तो हम तीसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अरे बीच में जवाब ढूंढने का मन नहीं करेगा 1-1.5 महीने, फिर जब दोबारा जवाब ढूंढने का मन करेगा तो पहले दूसरे सवाल का, फिर लास्ट में आएगा पहले सवाल का। ठीक, आइए, सबने लिख लिया होगा? के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन इट, चलेगा? रुको, आप समझना प्लीज, अब आपका ध्यान दीजिए, ठीक? यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। ए नॉट का मतलब लिया हुआ, ए टी का मतलब, एक नियम होगा, हालांकि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सवाल कैसा है पता नहीं, आपका दिमाग वहां चले नहीं चले पता नहीं। एक दिमाग में नियम बना के चलना, जब कुछ न याद आए, कुछ न समझ में आए, दुनिया के हर सवाल का जवाब अगर ऑर्डर समझ में आए तो आई आदत से जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जीरो ऑर्डर में बहुत कुछ बताया बेटा, ये लीनियर फलाना ढिमकाना, वो सब इसलिए ताकि बच्चा समय बचा पाए, स्पीड बढ़ा पाए। एंड ऑफ द डे अगर एक बच्चा मात्र एक फॉर्मूला याद रखता है ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, तो भी वो सारे सवाल कर के आएगा, हो सकता है समय लगे मगर कर के आएगा। अरे यार, जब टॉपिक से एक ही सवाल आना है तो कितना समय लगेगा, नहीं समझ पाए। पर एक कॉन्फिडेंस का जो फैक्टर होता है ना, उसके चक्कर में सारी कहानी बताते हैं, लिसन केयरफुली। इन द सेम वे फर्स्ट ऑर्डर का कठिन से कठिन हम बहुत सारे केसेस करेंगे, देखते चलना, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिराइव्ड फ्रॉम ओनली दिस फॉर्मूला। यानी अगर कोई भी सवाल मुझे कुछ नहीं समझ में आए, कोई भी चीज नहीं आए, तो हमारे मन में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए और वो है आई आर एल। हाँ हो सकता है समय लगे, लगने देना, लेकिन आंसर जरूर आएगा। मैंने क्या बोला, समझ पाए? केमिकल काइनेटिक्स में अगर कल को हम सारी बातें भूल जाएं या दिमाग में नहीं काम करे, कुछ नया पैटर्न आए, हर सवाल का आंसर आईआरएल से जरूर आएगा, याद रखिएगा। इज दिस क्लियर? फिलहाल जब भी हम करेंगे सवाल परसेंट वाले, कौन से सवाल, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, व्हेन
वैल्यूज इन परसेंटेज गिवन। जब सवाल में हमें परसेंटेज गिवन होगा उस केस में इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों, और अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा KT इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट को मान लेना 100, क्या मान लेना, और AT को मान लेना 100 माइनस एक्स। थोड़ा फील कराता हूं। इमेजिन करते हैं, मैंने कहा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट उसमें 70% खत्म हुआ। कितने परसेंट? 70% खत्म हुआ। एक्स की वैल्यू 70। एक्स का मतलब, ये बहुत बेसिक है लेकिन पूरे चैप्टर को कंट्रोल ये बेसिक टर्म करते हैं। बच्चा समझे खत्म हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है। कितने परसेंट खत्म हुआ? 70। एक्स की वैल्यू 70, तो 100 माइनस 70 यानी 30। चलेगा, के रखना, सब पुट करना, सब आएगा, लेकिन हम धीरे धीरे समय बचाना सीखेंगे, लेकिन आंसर जरूर आएगा। इज दिस क्लियर? आ जाओ जरा, सारी बातों के एक बात, क्या आप सबको IRL फर्स्ट ऑर्डर का याद हो गया? KT इक्वल टू LN A नॉट बाई AT, और लॉग के फॉर्म में 2.303 लॉग A नॉट बाई AT। आओ सबको ले चलता हूं एक नए कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? आइए प्यारे बच्चों, एक बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कॉपी मत लिखना। आओ सब लोग, मैंने आपके सामने लिखा लॉग 10। क्या लिखा? लॉग 10 की वैल्यू बोलो। ये जो लॉग 10 है, क्या ये टू द बेस 10 है? इसे हम ऐसे लिखते हैं, और आप सब जानते हो अगर बेस को इधर भेजो तो क्या बनेगा? पावर 10 की पावर 1 बराबर 10। हाँ या ना? सब लोग देख लो, आई विल नॉट रिपीट अगेन। बेस को इधर भेजा तो क्या 10 की पावर 1 बना? बोलो बच्चों, 10 की पावर 1 बराबर 10 कह दो चलेगा? ये कौन सी बड़ी मैथमेटिक्स, यही तो होता है, 10 को 1 10 ही होता है। अरे हाँ या ना? आओ ध्यान से, अभी मैंने आपके सामने लिखा लॉग 100। क्या लिखा? वैल्यू बोलो। शानदार। इसका बेस क्या है? जब भी बोलू लॉग टू द बेस 10, जब भी बोलू ln टू द बेस e। नहीं समझे? ये हमारे एनसीईआरटी कन्वेंशन, वहां लड़ते मत रहना साहब, हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं, ln बोल दिया मतलब टू द बेस e, लॉग बोल दिया टू द बेस, चलेगा? अब बताओ टू द बेस कितना हुआ? 10। जरा वैसा लिख के बताओ। 10 की पावर 2 बराबर 100। ऐसा लग रहा हर बच्चा लिख लेगा? बोलो ना। अगला सवाल है आपके सामने, लॉग n। क्या लिखा मैंने? यहां लिखा x बराबर n, लिख लोगे? लिख के बताओ। x की पावर n बराबर m। चलेगा बेटा? मन नहीं लगता पढ़ाई में? आइए, आपके सामने लिखा लॉग m टू द बेस फलाना, मान लो, बराबर ढकाना। बोलो बेटा, बता दोगे क्या? बोलो। मन लगाना पड़ता है, यूं ही कोई डॉक्टर नहीं बनता है। गलत कह रहा हूं क्या? मन लगाना पड़ता है, यूं ही कोई डॉक्टर नहीं बनता। साल भर खुद को तपाना पड़ता है, यूं ही कोई डॉक्टर नहीं बनता। मैंने जो लिखा वो सही है गलत है? फलाना की पावर ढकाना बराबर, चलेगा? आओ आपको एक जादू दिखाता हूँ। दिखाऊं क्या? अरे वो लिखना थोड़ी था, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स था। ये KT इक्वल टू ln a नॉट बाई, ये ln है, लॉग टू द बेस। ये तो दिख ही नहीं रहा सर हमें, दिख रहा है क्या? लॉग टू द बेस e। ये क्या है? लॉग टू द बेस। डन बेटा, देखना बेटा, बेटा बेटा, हाँ आइए। ये हुआ KT इक्वल टू ln a नॉट बाई AT। चलेगा? क्या ये टू द बेस e है? मैं जैसा वहां लिख रहा था वैसा लिख पाऊंगा? A नॉट बाई AT बराबर e की पावर, सर उसमें तो लॉग आप इधर लिखते थे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? ये e है कि नहीं है? e की पावर KT बराबर A नॉट बाई, डन डन। चलो इधर आओ, अब यहां लिख के बताओ। 2 पॉइंट, क्यों ध्यान भटक जाता है आपका यार? है 2.303 नीचे ले आओ, ला दिए? अब बताओ कैसे लिखोगे? 10 की पावर, आगे जब कॉलिजन थ्योरी में सवाल नहीं बना तो कहना नहीं फिर। 10 की पावर KT अपॉन 2.303 बराबर A नॉट बाई AT। डन। लिख दूं क्या मैं सीधे? लिख दूं बच्चों? देखो देखो लिख रहा हूं, देखना सही हो तो हाँ कहना। A नॉट बाई AT बराबर 10 की पावर KT अपॉन 2.303। डन। अच्छा, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, सर
ए नॉट बाई 80 था कि 80 बाई ए नॉट? कितना आसान है, ए नॉट बड़ा कि 80 बड़ा? बड़ा अपॉन, और वहां क्या था जीरो में? बड़ा माइनस छोटा, ए नॉट माइनस 80, बड़ा माइनस छोटा, और यहाँ क्या है? बड़ा अपॉन। चलेगा? अच्छा रुको रुको रुको, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो प्यारे बच्चों में ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ए नॉट बाई 80 बराबर ई की पावर के टी। हाँ, ऐसा लिख सकता, ले सकता? ए नॉट क्या है? 80 ई एक्सपोनेंशियल, के रेट कांस्टेंट, टी समय है। बोलो ना, सवाल में अक्सर आपसे ए नॉट पूछता है कि 80 पूछता है? ए नॉट पूछता है अक्सर, 80 पूछा जाता है। ए नॉट तो इनिशियल तो गिवन होगा ना। हमने क्या किया, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो जरा, बहुत जल्दी। अच्छा क्या बना बोलो जरा, 80 अपॉन ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर के टी, ई की पावर माइनस के टी, हाँ या ना? यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे? पक्का? अब यहां से क्या आप मुझे 80 की वैल्यू बता दोगे? बताओ जरा, 80 बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, हाँ या ना? रुको 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 रुको, ये क्या है? आई आर एल। ये क्या है? 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 आज से कई साल पहले इस पूरी कहानी का जन्म यहां से हुआ था, जिसका नाम है विल्हेम इक्वेशन। नाम सुना है क्या? विल्हेम इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन में बताती है 80 और ए नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, और बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, बचा हुआ बराबर लिया हुआ इनटू ई की पावर माइनस के टी। टॉप में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, विल्हेम इक्वेशन, जल्दी से। अब बच्चा केवल एक ही चीज रट के जाता है, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, लेकिन याद रखिएगा उस एक्सप्रेशन के अलावा भी बाकी दूसरे एक्सप्रेशन आ सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है, सर जब आईआरएल हमने निकाल लिया, सारे सवाल हमें उसी से करने हैं, ये क्यों किया? क्यों हम इक्वेशन को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जबरदस्ती सीधे रहने देते? हाँ या ना? ये सर चल क्या रहा था? अच्छा एक तो ये हुआ कि सर क्योंकि आपको भी लेमी बताना था, ऐसा भी कुछ होता है। फिर कुछ ज्यादा दिमाग वाले बच्चे होते हैं, सर वो कुछ ग्राफ व्राफ होगा। फिर कुछ ज्यादा दिमाग वाले बच्चे होते हैं, सर सिलेबस में होगा, है ना? कहानी क्या है बताता हूं, लिखो जरा, 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे फॉर्मूले आपको याद हो रहे हैं? कुछ को क्यों नहीं याद हो रहे हैं? सब याद हो रहे हैं? चलिए यही याद करते रहना है ना। क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को बहुत कुछ आता है, आप ये ना देखें अगल बगल क्या चल रहा है, आपको पढ़ना ये याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए हम सबके सामने कुछ एक फॉर्मूले आ गए और फॉर्मूले आपको याद हो गए, याद हो गए। पहला फॉर्मूला के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, और विल्हेमी इक्वेशन याद कर लो, बहुत काम आएगी, ए टी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। विल्हेमी इक्वेशन क्यों पढ़ाया जाता है? विल्हेमी इक्वेशन का पर्पस कई है, सुनिएगा बेटा। एक पर्पस है सबसे बड़ा, जो मुझे आगे ग्राफ सिखाना है, कुछ समझाना है, कंसेप्ट बताना है, अभी नहीं बस इक्वेशन याद करा रहा हूँ अभी तो, ताकि हम उस सीक्वेंस को फॉलो करते रहे। और दूसरा जो पर्पस है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, इस विल्हेमी इक्वेशन की मदद से हम एक स्पेशल टाइप के सवाल करते हैं, और वो जो सवाल होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। क्या होता है? आप सबने अल्फा तो सुना होगा। जब मैं आपको, सुनिएगा प्लीज, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां मैंने वांट ऑफ फैक्टर की बात करी थी, और वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाते समय पहली बार अल्फा बताया था। हालांकि डिटेल में अल्फा हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं, जहां उसके बहुत सारे टाइप आते हैं। अभी फिलहाल अल्फा का इतना फॉर्मूला शायद मैंने आपको बताया था, अल्फा इक्वल टू, जहां तक मुझे याद है, टूटा हुआ, किसी को याद आया क्या? अपॉन लिया हुआ। क्या बात है, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? खेल खत्म भाई साहब। देखो ना, अल्फा मैंने बताया था टूटा हुआ अपॉन, हेलो, अल्फा का फॉर्मूला था टूटा हुआ अपॉन, और अगर अल्फा का फॉर्मूला ये है, मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं टूटा हुआ यानी खत्म हुआ, टूटा हुआ यानी इसे मैं कह सकता हूँ एक्स और लिया हुआ ए, हाँ या ना? यानी जब भी एक्स बाई आएगा वही अल्फा माना जाएगा। अरे टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ ही तो हुआ, नहीं समझे? अब समझिएगा। क्या आप सबको विल्हेम इक्वेशन याद है? नजर मत हटाना, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, प्लीज आ जाइए ना बच्चों, ताकि मैं 2-3 स्टेप उड़ा पाऊं। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ए टी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, डन। एक मिनट, ये जो ए टी है क्या उसे मैं ए माइनस एस कह दूं, चलेगा?
ए नॉट को ए कह दो चलेगा, ई की पावर माइनस के टी कह दो चलेगा। ये थोड़ा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको इधर ले आइए, अरे ले आइए ना इधर, एक्स को उधर भेजिए, भेज दिया। इधर कौन आया, ए आया, ए कॉमन ले लूं, बोलो क्या बनेगा, बोलेंगे ए कॉमन लिया, 1 - ई पावर माइनस के टी बराबर एक्स चलेगा। क्या यहाँ पे एक्स है, ए को उधर भेजो, क्या बना, एक्स बाई टूटा हुआ अपॉन, अरे एक्स बाई ए ही तो अल्फा है, यानी अल्फा बराबर 1 - ई की पावर माइनस। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ डीओडी अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, डीओडी अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट पैसा लिखिएगा, बस याद रखना ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, साइड में कहीं लिख देना ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आओ देखते हैं आपने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़ डाले। जब भी बोलने का मन करे बोलना, बस दांत दिखाइए पढ़ते रहिए। हाँ, दांत दिखाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB, IRLB, IRL भी बताया, IRL के कई तरह तरह के रूप आए वो भी बताया। केवल एक फॉर्म मत याद रखिएगा, बाकी सारे फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे। और यहीं पे एक फेमस इक्वेशन आती है विल्हेमी, विल्हेमी इक्वेशन AT = A नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और मैं जिससे पूछूं उसको बताना होगा, चलेगा। चेक करता हूं कितने बच्चों को याद हो गया, आपको देता हूं 10 सेकंड, एक बार सारे डब्बे याद कर लो जल्दी से। अल्फा का फॉर्मूला आ चुका है 1 - ई की पावर माइनस के टी। 10 सेकंड, सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के, अभी बस केवल फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर याद हो गए, यही याद करना है, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल सोचना है। सबको याद हो गए, चलिए विल्हेम इक्वेशन याद है, जिससे पूछो बताएगा। अल्फा का फॉर्मूला याद है, चलो कुछ देर भूल जाओगे तब पूछूंगा। इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB, IRLB, अगला नंबर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो बेटा, कुछ तो कुछ भी बोल देते हैं, एग्जाम्पल सर हो गया, सब हो गया। लिखो जरा, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए, यहां बहुत सारी बातें आएंगी, कुछ देरी के लिए ऐसा लगेगा टॉपिक थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन जब ये खत्म होगा तो आपको सारी चीजें याद होंगी, देखना कैसे। आ जाओ सब लोग, जैसा हमने जीरो ऑर्डर पढ़ते समय सबसे पहले टी हाफ निकाला था, बोलो हाँ या ना। बस फर्क क्या है जरा सुनिएगा, क्या आप सबको टी हाफ का मतलब पता है, जो पूछो बस वो बताना। ये जो हाफ लिखा है ये एक्स होता है कि एटी होता है, एक्स। जो टी के नीचे है वो हमेशा खत्म हुआ बताता है। जब मैं आगे ग्राफ के कुछ और सवाल बताऊंगा तो इस चीज को याद रखिएगा, जो भी टी के नीचे आता है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्स। यानी सवाल हमसे पूछ रहा वो समय बताओ जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया। इसी चीज को प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है T 50%, और इसी चीज को प्रश्न हाफ लाइफ के रूप में भी पूछ सकता है। गौर फरमाइएगा, आज बस फर्क कितना है, हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। मैं आपको बताने वाला हूं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी देर में आधी हो जाती है, या उसका रिएक्टेंट आधा कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमें सारे सवाल करने के लिए किसके पास जाना होगा, IRL। लेकिन IRL जीरो ऑर्डर का कि फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। और फर्स्ट ऑर्डर का जो IRL का फॉर्मूला है सुनिएगा, 2.303 log 2/k। अच्छा, क्या सबको फॉर्मूला याद है, log A0/k। लेकिन अब कहानी आप यहां से मत करना, यहां से करना, पहले ln वाला याद करो। याद है ln वाला फॉर्मूला, ln A0/AT। बताता हूं क्यों, रुको रुको। अगर मुझे लॉग में करना तो क्या यहाँ पे 2.303 कर दूंगा। प्लीज सुनिएगा एक बार, कितना खत्म हुआ, हाफ, कितना बचा, तो जो 80 है क्या उसे मैं A0/2 कह दूं,
एक बार जरा इसे A0/2 कहो। जब A0/2 कहा तो क्या ln2 बना। अब सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, यानी मैं कह सकता हूं, सुनिएगा प्लीज, KT इक्वल टू ln2, हाँ या ना। हमें निकालना T, क्या निकालना है, तो K को नीचे भेज दो, भेज दिया। जब K को नीचे भेजा तो हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है ln2/k, हाँ या ना। एक मिनट, अब जरा ln2 को लॉग बनाओ। बस ये सिखाना चाहता हूं, कभी भी ln को आप लॉग में बना कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या 2.303 आएगा, यानी आया 2.303 log 2/k, हाँ या ना। जरा एक बार मुझे log 2 की वैल्यू बता दो। आज मैं इतने छोटे छोटे स्टेप भी लिख रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है अभी बताता हूं। इसे मैंने कहा 0.3/k, बोलो चलेगा। इसे क्या मैं मल्टीप्लाई करके बता दूं। इसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे, आप सबको याद है 0.693/k, हाँ या ना। बहुत सारी जनता केवल टी हाफ का ये फॉर्मूला याद करती है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप टी हाफ ये भी याद रखो, आप टी हाफ ये भी याद रखो, आप टी हाफ ये भी याद रखो, टी हाफ ये भी याद रखो। ऐसा क्यों, समझ जाओगे समय के साथ। लिख लें सर ये तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, अरे नहीं एक ही तो है यार। ln2 से log बदला, फिर log की वैल्यू रखा, फिर एक बार मल्टीप्लाई किया, बस एक बार इस नंबर को दिमाग में रख लो। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला हम सबके समक्ष आ चुका है टी हाफ का, और टी हाफ के कई फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला जो अक्सर बच्चों को याद होता है, दैट इज 0.693/k। क्या आप सबको जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला याद था, वो क्या था A0/2k, और आज यहाँ पे क्या है 0.693/k, बोलो हाँ या ना। एक बार चेक करता हूँ आपको सारे फॉर्मूले याद हुए कि नहीं याद हुए। बोलने में लगता है सर इतने बोल रहे हो, अरे ज्यादा नहीं कमी तो है यार, ln2 से स्टार्ट करो, हाँ या ना। बोलना नहीं है। लिख लिया होगा सबने, चलिए वो तो खुद से भी लिख लोगे आप। एक बार देखते हैं कितने फॉर्मूले आपको याद हो गए, याद हो गए, पक्का याद हो गए। चेक करता हूं, नेक्स्ट साइड कर दूं। फर्स्ट ऑर्डर में जितने फॉर्मूले अभी तक आए, क्या सबको याद हो रहे हैं। पूछूंगा मैं किसी से भी, पूछ लूं क्या, सच में। विल्हेम इक्वेशन याद है, अल्फा का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, याद है। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, तैयार है आप लोग अभी, है ना, अभी नहीं पूछूंगा। एक मिनट, क्या आप सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद हो गया। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछा, चलो बोर्ड पे आओ। अभी आप सबके सामने जो टी हाफ का फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में आया था, वो आया था टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, हाँ या ना। कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो 0.693 है, जब भी कैलकुलेशन करना, जैसे आप मान के चलना 2.303 इंटू 0.3, 0.693 से कैलकुलेशन तभी करना जब कोई वैल्यू इससे मैच करे, अदरवाइज सजेशन है आप इसे 2.303 इंटू 0.3 लेके सॉल्व करना, वो ज्यादा आसान कैलकुलेशन होगा। कैसे मैं बताऊंगा। फिलहाल नंबर 1, नंबर 2, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं A0 है कि नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। यानी कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, आधा होने का समय बदलने वाला, 100 का आधा, 20 का आधा, 6 का आधा, 1 का आधा, 1 का आधा, आधा, हाँ या ना। मतलब आधा होने का समय बदलने वाला, बशर्ते रिएक्शन वही हो, बोलो हाँ या ना। एक बात, दूसरी बात, क्या मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, पूछ लूं क्या। लिखो जरा, वही असर्शन रीजन का सवाल जो कुछ देर पहले पूछा था जीरो ऑर्डर में। लिखिए स्टेटमेंट 1, हाफ लाइफ, half life of first order reaction, half life of first order reaction is independent of, half life of first order reaction is independent of, is independent of initial concentration of reactant, is independent of initial concentration of reactant,
नीचे लिखिएगा स्टेटमेंट टू रीजन, rate of reaction depends on concentration of reactant, depends on concentration of reactant। क्या कहते हैं, आंसर 1 होगा कि 2 होगा? जबरदस्ती मत कहना यार, वहां तो हाफ लाइफ की बात हो रही है, यहाँ रफ्तार की, दोनों एक ही कैसे हैं? यही तो खेल है सर, समय रफ्तार से ही डिसाइड होता है। अरे हाँ या ना? रफ्तार समय से डिसाइड होता है कि समय रफ्तार से? मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, समय रफ्तार से डिसाइड होगा कि रफ्तार समय से? कितना समय लगेगा आधा होने में, कितना समय लगेगा खत्म होने में, इन सबका निर्णय रफ्तार करता है। अरे हाँ या ना? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार बदल जाती है। और ऐसा होता है तो क्या होता है, एक आखिरी बार समझा रहा हूं, सब लोग देख लो, वही जो कुछ देर पहले मैं समझा रहा था, प्लीज इसको अच्छे से फील कर लेना। इमेजिन करते हैं हमारे सामने दूरी है 100 किलोमीटर मान लो, और अब दूरी को हमने बदल दिया 200 किलोमीटर। अरे ऐसा सोचो ना, जो ये दूरी है वही कंसंट्रेशन, ऐसा सोचो बच्चों। सोच लिया क्या? मान लो जिसे मैं कंसंट्रेशन कह रहा था उसे मैं क्या कह रहा हूं, दूरी। सुनिएगा, आज यहाँ पे सरकारी गाड़ी है, कैसी गाड़ी? जिसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर मान लो। आज दूरी बदली कि नहीं बदली? लेकिन सरकारी गाड़ी बदलने वाली, उसे क्या फर्क पड़ता है कितना दूर जाता है, वो तो कहेगी मैं ऐसे ही चलूंगी, हाँ या ना? और इसकी रफ्तार कितनी हुई, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इमेजिन करते हैं यही हमारी फरारी होती। कौन होती? अब बताओ, दूरी के बदलने से रफ्तार बदलेगी? ऑफ कोर्स। आप कहेंगे अब बहुत दूर हमें जाना है, अब थोड़ा तेज चलो, हाँ या ना? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? बच्चों केवल वही सोचिएगा जो मैं चाहता हूं आप सोचे, ठीक है? इधर आओ यार, चलो आ जाओ। आज रफ्तार बदली कि नहीं बदली? बेटा देखो, 100 बदला कि नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो सरकारी गाड़ी है। वो सरकारी गाड़ी क्यों है? क्योंकि वो है। अगर इसका ऑर्डर 0 है तो कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार बदलेगा नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसका ऑर्डर 0 है। अब थोड़ा केमिस्ट्री में आओ बेटा, सरकारी गाड़ी से उसका ऑर्डर 0 क्यों है? क्योंकि वो है। आज इसकी रफ्तार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पहले रफ्तार थी 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब रफ्तार है 200 किलोमीटर पर आवर। ए रुको, दूरी बदली तो रफ्तार बदली। क्यों बदली? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अरे हाँ या ना? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है कि दूरी के बदलने से रफ्तार बदल जाएगी। अब जरा सुनिएगा, कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार बदलेगा, हाँ या ना? 100 का आधा, 200 का आधा, 50 किलोमीटर तय करने का समय हाफ आवर। 100 किलोमीटर यानी कि टी हाफ बदला, कंसंट्रेशन बदला। तो टी हाफ क्यों नहीं बदला? क्योंकि कंसंट्रेशन के बदलते ही रफ्तार बदल गया था। नहीं समझे? क्योंकि कंसंट्रेशन के बदलते ही रफ्तार बदला था। यही कारण है कि आधा दूरी तय करने का समय बदलने वाला नहीं। लेकिन अगर वही 0 ऑर्डर रिएक्शन, सुन रहे हो ना, अगर वही 0 ऑर्डर रिएक्शन होता तो क्या आधा दूरी तय करने का समय बदलता? आधा दूरी तय करने का समय क्यों बदलता? क्योंकि जब आपने दूरी बदली उसमें रफ्तार बदली नहीं है। केमिस्ट्री में आओ, जब कंसंट्रेशन बदला तो रफ्तार बदला नहीं। समझे? सोचो तो बड़ा अजीब लगता है सर, वहां तो टी हाफ यहाँ रफ्तार है, दोनों में कहीं मेल ही नहीं। अरे दोनों ही तो मेल है, हाँ या ना? मुझे बताइए, आंसर 1 हो, आंसर 1 होगा कि 2 होगा? लिख लीजिएगा आंसर 1। चलो जरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, क्या टी हाफ हो गया? बोलो बच्चों, थक गए क्या? बहुत बढ़िया, थके कहाँ, रुको। कितने फॉर्मूले हो गए, याद हो गए? अब पूछूंगा आपसे, मैं चेक करता हूँ किसको याद है। कुछ तो बच्चे जा रहे हैं। अल्फा वाला फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? याद है? याद है? आप बता पाओगे? बैठे बैठे बता रहे हैं, बोलो बेटा अल्फा। ऐसा मत करो, आपके आगे। हाँ, अल्फा का फॉर्मूला याद है बेटा? अल्फा पढ़ाया क्या मैंने अभी? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इस टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, और जब सवाल कराऊंगा तो मजा आएगा, लेकिन उसके पहले थोड़े छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
सबसे पहला फॉर्मूला IRL, उसके बाद आया हमारे सामने विल्हेम इक्वेशन, AT इक्वल टू A नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT, फिर अल्फा आया, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर माइनस KT। कोशिश करते रहो ना। 10 सेकंड और देता हूं, एक बार रिवाइज करो सारे डब्बे जल्दी से, मन में मन में मन में। यार यही याद करने के मूड से पढ़ा करो ना बच्चों, फिर मजा आए। मतलब आप ये क्यों सोचते हो घर जाके पढ़ लूंगा या नहीं पढ़ूंगा, पेपर देना है ना, सबसे कह रहा हूं मैं। अरे फर्स्ट ऑर्डर बोला बस, बहुत पीछे नहीं जाना है, सोल्यूशन पढ़ने लगे आप तो। एक ही तो पन्ना तो हुआ अभी। हाँ मतलब इतने पन्ने क्या पलट रहे हैं यार, अभी तो पढ़ा है, याद हो गया सब। चलिए आइए जरा, याद हो गया ना। अभी पूछो, टी हाफ हो गया। अब सब लोग बोर्ड पे आओ प्लीज, लिखना बहुत छोटा छोटा समझ लेना। अगला हम निकालने वाले हैं T3/4। क्या निकाल रहे हैं? अच्छा, पूरा प्रूफ करके बताओ, सीधे बता दो? ऐसे कैसे बता दो, आ जाओ सब लोग। इमेजिन करते हैं हमारे सामने कंसंट्रेशन 100 मोलर मान लो। पूरी क्लास बोर्ड पे आओ। 100 का आधा, का आधा, का आधा, 12.5, 6.25। समझते चलना प्लीज। आधा होने में समय टी हाफ, क्या कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलता है? लेसन केयरफुली, सारे कंसेप्ट आते चलेंगे। क्या आधा होने का समय बदलता है? 100 से 50 होने में समय लगा 10 मिनट, तो 50 से 25 में समय लगेगा 10 मिनट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ आधा होने का समय बदलने वाला। थोड़ा फील करना, 100 से 50 में समय कितना लगा? अब 50 से 25 में भी 10 क्यों लगा? क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन 50 हुआ, उसकी रफ्तार भी आधी हो गई, और जब रफ्तार आधी हो गई तो फिर आधे करने का समय नहीं बदलेगा, हाँ या ना? अगर उसी रफ्तार से गाड़ी चलती तो मात्रा कम थी, तेजी से कवर हो जाती, लेकिन रफ्तार भी तो आधी हो गई। समझना समझना समझना। कितना लेके चले थे? 100। कितना बचा? ये बचा हुआ कि लिया हुआ? ये है 50 बचा, ये है 25 बचा। कितना लेके चले? 100। कितना बचा? क्या 25 बचा का मतलब 75% खत्म हुआ? क्या यहाँ पे मैं 75% कह दूं चलेगा? यहाँ से यहाँ का समय टी हाफ, यहाँ से यहाँ का समय टी हाफ, कुल समय 2 टी हाफ। बोलो ना। यानी मैं सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं प्यारे बच्चों की, जो T75% है, क्या वो 2 टी हाफ है? क्या आप लोग इसे मुझे इंटीग्रल रेट लॉ से प्रूफ करके बता सकते हो? आओ चलो, मैं इसे IRL से एक बार प्रूफ कर देता हूं, कर दूं क्या? चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का IRL सबको याद है? KT बराबर 2 log A नॉट बाई 2.303 log A नॉट बाई, रुकना ध्यान से, कितना खत्म हुआ? देखो ना कहां हाथ रखा है, ये खत्म हुआ कि बचा हुआ? साथ में चलेंगे, कितना खत्म हुआ? फ्रैक्शन में 3/4। कितना बचा? तो A0/4 कह दूं, A0 से नॉट कटेगा, 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? देखना जरा कैसे लिख रहा हूं मैं, T3/4 बराबर 2.303 log 4, और 4 को कह दूं मैं 2 की पावर 2 अपॉन के, हाँ या ना? क्या इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे? मुझे कुछ दिखाना है, इसे कह दूं मैं 2 को बाहर ले आऊं क्या? तो 2 इंटू 2.303 log 2 बाई के, हाँ या ना? ये पूरा का पूरा दिखा? क्या है ये? नहीं याद आया? एक बार मुझे टी हाफ के सारे फॉर्मूले बता दो। ln 2 बाई के, लॉग बोलेंगे 2.303 log 2 बाई के, और 0.3 बोलेंगे 2.303 इंटू 0। कुछ बच्चे याद ही नहीं करते यार, चलो छोड़ो, रहने देते अपन उनको, है ना? 2.3 क्या कर सकते हैं, कब तक बार बार जाओगे? तो जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं। 2.303 इंटू 0.3 बाई के, डन। 0.693 अपॉन के। ये नंबर बहुत सवाल आसान करेगा, बस इनको पहचानना आना चाहिए, ठीक है? फिलहाल आज मैंने आपके सामने इसे मैं टी हाफ कह दूं, यानी कुल कितना समय लगा? 2 टी हाफ। चाहे इसे इतना प्रूफ करो, या बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं कितना समय लगेगा? 2 टी हाफ। अगर आप इसे समझ पाए तो अगला आप सबका ध्यान चाहिए। रुको रुको, कितना लेके चले, एक बार समझ कर लेते हो ना। कितना लेके चले, कितना बचा, कितना बचा? अब बस वही देखना जहां मैं दिखाऊं। 100 लेके चले, 25 बचा, कितना खत्म? 100 लेके चले, 12.5 बचा, 87 पॉइंट।
यहां का समय, जहां उंगली रख रहा हूं यहां का समय, टी हाफ टी हाफ टी हाफ, क्या कुल 3 टी हाफ लगा? यानी मैं कह दूं यहां से लेके यहां का समय है 3 टी हाफ और यही है T7/8। डन। क्या आप मुझे T3/4 बता दोगे? T3/4 बराबर 2 टी हाफ, हाँ या ना? अब एक थोड़ा सा रिलेशन समझना, रुको। ये क्या लिखा है? टी हाफ, और ये क्या लिखा है? T3 की पावर, नीचे 4 ऊपर, नीचे 8 ऊपर, यानी नीचे जो नंबर है ऊपर, नीचे जो नंबर ऊपर उससे छोटा, बोलो ना। अब समझना ध्यान से, ये 8 है, 8 मतलब 2 की पावर, और ये क्या है? 2 की पावर, और ये क्या है? नीचे जो उससे छोटा, नीचे जो उससे छोटा, नीचे जो उससे छोटा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्या यहाँ पे मैं कह दूं 15/16? बोलो ना। रुको 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 रुको, T15/16 बोल पाओगे? कैसे? ये है T2 की पावर 4। डन। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? आज अगर नीचे 2 की पावर 3 है तो आया 3 टी हाफ, आज अगर नीचे 2 की पावर 2 है तो आया, बोलो ना, आज अगर नीचे 2 की पावर 4 है तो आएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। डन। क्या आप मुझे सारे फॉर्मूले खटाखट बता दोगे? अभी देखते हैं, शुरू से लिखता हूं, है ना, जरा बताना मुझे। सबसे पहले मुझे लिखना T3/4, क्या लिखना? जो पूछूं फटाफट पूरी क्लास, T3 रुको रुको, क्या इसे मैं T75% कह दूं? ये खत्म हुआ कि बच गया? खत्म हुआ कि बच गया? T3/4 बराबर 2 टी हाफ। डन। अगला आप बताओगे T7/8, एक खत्म हुआ कि बच गया? साथ में चलेंगे, खत्म हुआ बच गया, कितना परसेंट खत्म हुआ? 87.5%, हाँ या ना? क्या बता दो कितना होगा? T7/8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 टी हाफ, हाँ या ना? इससे मैं कहूं अगला वाला T15/16 बता दोगे? परसेंट बोलो, परसेंट 93.75%। क्या सबको परसेंट याद हो गया? 1/4 परसेंट बोलो, 1/8, 1/8। फ्लो फ्लो चाहिए, याद ही नहीं करते पूरी क्लास। 1/8, 7/8, 15/16। इतनी बार रिपीट कर लो, कभी ना भूले ना यार। 1/16, 6.1/2 की पावर 3। इसे कहते अंधा रटा। 1/8 रटाया, 1/2 की पावर 3 पूछा नहीं बनेगा है? 1/8 12.5, तो 1/2 की पावर 3 12.5। अरे आओ जरा, क्या T15/16 बता दोगे? बोलो कितना आएगा? T15/16 बराबर 40 हाफ, हाँ या ना? रुको रुको, नीचे है 16 ऊपर है, नीचे है फलाना ऊपर है, फलाना -1, नहीं समझे? नीचे है 2 की पावर m, तो ऊपर है 2 की पावर m-1। बोलो क्या बनेगा? m टी हाफ। बना कि नहीं बना? नीचे लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जल्दी जल्दी। ये स्लाइड अभी नहीं लिखना है, अभी यही लिखना है। ये स्लाइड तो समझाया, इसको बाद में लिखाऊंगा जब बोलूंगा। और बेटा कुछ है ही नहीं। सर लिख तो बहुत रहे थे आप, ऐसा ही होता है। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? जग रहे हो बच्चों? सर ये तो मैथ चल रहा है सर। बेटा कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद केमिस्ट्री भी चलेगा। थोड़ा सा मैथ जरूरी है। मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तभी तो आपने 11th में मैथ छोड़ा था, मैथ ने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने मैथ छोड़ा मगर साइंस ले लिया था। साइंस बायो, हाँ या ना? तो जब तक साइंस है तब तक मैथ है, याद रखिएगा। हाँ
चलिए 5 मिनट और। अरे बच्चा, कितने अच्छे बच्चे यहाँ पे। 10 मिनट बोला था ना, 1:10 तो हो जाए। लिख लिया होगा सबने। 1 मिनट, सारे फॉर्मूले याद हो गए यार? बिल्कुल फॉर्मूले चल रहे हैं अभी, अभी सब याद करना है। एक बार याद हो जाए फिर आपको जादू दिखाता हूँ। रुको ध्यान से, लिख लिया होगा सबने? एक सवाल पूछ लो आपसे। T31/32, T31/32। एक सवाल लिखो जरा, एक सवाल, एक सवाल लिखो। इफ, छोटा सवाल, छोटा। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if first order reaction, if first order reaction 75% completes in 75% completes in 100 seconds, 75% completes in 100, then calculate T 87.5%, then calculate T 87.5%। बन जाएगा? भयंकर आसान। जब भी ऐसा कुछ भी पूछे तो आप कोशिश करें उसे टी हाफ से रिलेट करें, हाँ या ना? चलो, सबसे बना कि नहीं बना? पूरी क्लास आपको दे रखा है T75%, यानी T3/4, और T3/4 बराबर क्या होता है? 2T हाफ, और 2T हाफ कितना है? 100, यानी T हाफ कितना आया? 50। और T हाफ अगर 50 आया तो आपसे पूछा है T7/8, और T7/8 कितना हो जाएगा? 3T हाफ। सो द आंसर इज नथिंग बट 150 सेकेंड। आसान है, कोई दिक्कत? पक्का? कल से 10 मिनट का एक्स्ट्रा लेके चले, माइंडसेट बना के बैठो। 10 ज्यादा नहीं, 10 मिनट तो मतलब अपन जो एक क्लास का हुआ था ना कंपनसेट हो जाए। 1:10 बस, 1:10 हो गया, छोड़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं। पर वो मतलब कहना नहीं पड़े, आपका माइंडसेट रेडी रहे तो मजा है। चलेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क रहेगा कल की क्लास में, फर्स्ट ऑर्डर खत्म करेंगे और ढेर सारे सवाल। कल बेसिकली न्यूमेरिकल क्लास है मान लेना, पर वो शुरू के 20-25 मिनट सारे पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल है ना। आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। ईएलपी कहां तक कर लिया आपने? 4-5 नहीं करी ना अभी? कल देता हूँ एक साथ फिर, डन। आज आप फिजिक्स और बायो निपटा लो, कल अपना होमवर्क रहेगा फिजिकल का ढेर सारा, है ना? आज बस रिवाइज कर लेना, आज बस रिवाइज कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।